हाय एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और ये नया सेशन है आपके लिए और ये नया क्लास है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एसए के टॉपिक का जो इक्वली इंपॉर्टेंट होगा यूपीएससी आईएएस एग्जामिनेशन 2021 के लिए एज वेल एज सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2021 के लिए। काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि ये इस चैनल के मोटिवेशन और साथ में मेरे भी मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहला जो आपका बताता है कि क्या वाक्य स्वतंत्रता राजद्रोह है, इस टॉपिक को अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले एक छोटा सा वाक्य इसमें हम ऐड करेंगे। हमारे यहाँ कबीर दास ने एक वाक्य लिखा था, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छवाए। इसका मतलब ये होता है कि जो निंदा करने वाला व्यक्ति होता है उसको अपने आसपास रखना चाहिए, क्योंकि वो आपको आपकी निंदा करके आपकी जितनी भी बुराइयां होती है उसको आपके सामने में प्रकट कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। बट अगर आप इस पूरे चीज को डिस्कस कीजिएगा और प्रेजेंट सिनेरियो को अगर आप डिस्कस कीजिएगा तो एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि आज जिस व्यक्ति के द्वारा सरकार की या फिर चल रहे सिचुएशन का निंदा किया जाता है उसमें उस व्यक्ति के द्वारा राजद्रोह और देशद्रोह का मामला सामने आता है। और आपने इस टॉपिक को पहले देखा है कि इसमें आपको जो टॉपिक डिस्कस करना है उसमें इसके आलोचनात्मक वर्णन करना है, मतलब आपको इसके विरोध में चीजों को लिखना है। तो इस टॉपिक में हम लोग केवल विरोध में चीजों को लिखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका मतलब ये नहीं होगा, अगर आप विरोध में इस ऐसे के लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप लेफ्ट विंग से आते हैं। तो इसलिए आप अपने दोनों तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू को अपने पास रखा कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस टॉपिक में जो है वो इसके पॉजिटिव थिंग्स को लिख रहे हैं तो भी बेटर है। अगर आपको लगता है कि आप इसके नेगेटिव थिंग्स को लिख रहे हैं तो भी बेटर है, क्योंकि एग्जाम में कोई भी आ सकता है। जैसे कि मैंने सेट किया इस क्वेश्चन को, आपको इसमें आलोचनात्मक वर्णन करना है तो हम लोग केवल इसमें निगेटिव थिंग्स को लिखेंगे जो कि राजद्रोह के केस का होगा। अगर हम लोग इसके ऊपर फिर से आए तो आज ये 4 अक्षर का जो राजद्रोह वर्ड बना हुआ है, एक शब्द बना हुआ है, इस शब्द को अगर आप देखिएगा तो एक ऐसा विषय बन गया हुआ है जिसमें छोटे से लेकर के और बड़े जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं या फिर खास से लेकर के आम व्यक्ति तक, सारे लोग इस पर अपने अलग अलग मायने रखते हैं। और एक मायना इसमें आपका भी होना चाहिए और उसी को डिस्कस करना है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप इस पे क्या सोचते हैं। और एग्जामिनर आपसे ये पूछना चाहता है कि आप इस पर आलोचना के तौर पर कैसे सोचते हैं, यही डिस्कस करेंगे हम लोग। आते हैं अब इसके हम लोग जो है वो बॉडी वाले पार्ट में। मैंने भी आपको बताया था, मैंने सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2020 के एग्जाम के लिए 80 एसए आपको अवेलेबल करवाया था और उसमें से 4 एसए एज वेल एज जैसा था वैसे ही आया हुआ था। सेम उसी तरीके से मैं इस बार भी आपको ऐसे अवेलेबल करवा रहा हूँ जो यूपीएससी के आईएएस एग्जामिनेशन से लेकर के और सीएपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जामिनेशन में सेम आए, इसी तरीके के टॉपिक को अवेलेबल करवाया जाता है। और हमारे ऐसे लिखने का तरीका होता है, पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर बॉडी को लिखते हैं और फिर कंक्लूजन लिखते हैं। हमारा टारगेट होता है आईबीसी के ऊपर ऐसे लिखने का। बॉडी के ऊपर अगर हम लोग आएंगे तो भारत में जो है आईपीसी, इंडियन पैनल कोड जो है, भारतीय दंड संहिता की अगर बात कीजिएगा इसको आईपीसी बोला जाता है। आईपीसी के हिसाब से अगर देखिएगा आप तो राजद्रोह को जो है वो धारा 124 के ए में जो है परिभाषित किया गया हुआ है। और ये बोला गया था 124 के ए में कि इसको एक ऐसे अपराध के तौर पर मानते हैं जिसमें कानून के अनुसार भारत में जो भी विधि व्यवस्था स्थापित किया गया हुआ है उसका अगर आप मौखिक तौर पर, लिखित तौर पर, सांकेतिक तौर पर उसके प्रति अगर आप घृणा पैदा करते हैं तो आपके ऊपर राजद्रोह यानी सेडिटेशन का केस जड़ा जा सकता है। इंपॉर्टेंट बात है ये। आर्टिकल 120 जो धारा, मतलब कि आपका जो है वो धारा 124 ए का बात करता है, नॉट आर्टिकल, ठीक है। तो धारा 124 ए आईपीसी की धारा 124 ए की बात करता है ये। परंतु इस धारा को 124 ए को जो है वो पूरी तरीके से जो है वो परिभाषित नहीं किया गया हुआ है, इसका डिफिनेशन इतना क्लियर नहीं है जिसके कारण आज इसका गलत फायदा उठाया जाता है। कहीं कोई शक नहीं है, आप देखते होइएगा आए दिन आपको सेडिटेशन का केस जड़ दिया जाता है जिसमें कि अच्छे खासे व्यक्ति थिंक टैंकर के ऊपर सेडिटेशन का केस जड़ा जाता है और कन्विक्शन रेट जो होता है केवल 2% होता है। मतलब कि अगर 100 लोगों के ऊपर ये जो है वो चार्ज किया जाता है सेडिटेशन का तो केवल 2 लोग के ऊपर इस जांच को सही पाया जाता है। ये इसका कन्विक्शन रेट है। अगर हम लोग इसके ऊपर और डिस्कस करेंगे तो एक चीज समझ में आएगा आपको
कि ये जो सेडिटेशन का केस है या राजद्रोह का केस है, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, मतलब स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। और स्टेट लिस्ट में होने के कारण क्या होता है कि राज्य में, पार्टिकुलर राज्य में ऐसे विवादों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये न्याय व्यवस्था में जो है वो अनचाहे देर पैदा करता है। सपोज दैट अगर सेडिटेशन का केस 100 जो है वो पेंडिंग होता है, 100 केस अगर पेंडिंग होता है, इसके ऊपर सुनवाई करने के लिए अच्छे खासे दिनों की जरूरत होती है, क्योंकि सेडिटेशन का केस कोई आसान नहीं होता है। बहुत ये जो है वो अगर बोले तो आप एक जघन्य अपराध के तौर पर इसको देखा जाता है। अगर आप इसको देखिएगा तो इससे अनचाहे केसों की संख्या बढ़ती है और न्याय व्यवस्था में जो न्याय का रेशियो होता है न्याय पहुंचाने का, वो काफी धीमा हो जाता है। तो ये एक व्यक्ति का जो है वो कहीं ना कहीं से उसके मौलिक अधिकार के ऊपर भी एक तरीके का ये जो है वो ग्लिच पैदा करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया था कि अगर किसी व्यक्ति को न्याय मिलता है तो उचित समय पर मिलना चाहिए, ये उसका जो है वो कानूनी अधिकार होना चाहिए। अगर इसके ऊपर आए हम लोग तो जो है वो लोकतंत्र की अगर हम लोग बात करेंगे तो लोकतंत्र में सरकार की आलोचना बहुत ज्यादा जरूरी है, सरकार से असहमति भी बहुत ज्यादा जरूरी है और मतभेद का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने देखा था अटल बिहारी वाजपेयी की एक बात को, जिसको उन्होंने संसद में बोला था कि हमारे अंदर जो है वो मतभेद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मतभेद अगर होगा तभी हम चीजों को और ज्यादा विजिबल कर सकते हैं कि हमारे सामने और किस तरीके के प्रॉब्लम आएंगे। बट हमारे जो अंदर जो है वो मनभेद नहीं होना चाहिए, मतलब कि एक दूसरे को डिफेम करने का नहीं सोचना चाहिए। और वही चीज यहाँ पर होता है, यहाँ पर मनभेद बहुत ज्यादा होता है, मतभेद नहीं होता है, और वो केस सेडिटेशन के तौर पर जरा जाता है और इसका केवल सेडिटेशन के केस का गलत फायदा उठाया जाता है, जो धारा 124 का ए है। इसके बाद अगर हम लोग आएंगे इस पूरे इंपॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर, अगर आप देखिएगा तो इसे देशद्रोह के नजरिए से या फिर राजद्रोह के नजरिए से इस विरोध को नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि वाक्य स्वतंत्रता जो है वो व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। अगर आप आर्टिकल 19A की बात करें तो ये आपका फंडामेंटल राइट है जो स्वतंत्रता के अधिकार में जोड़ा गया हुआ है, और ये बोलता है कि आप जो है स्वतंत्र रूप से अपने बात को प्रकट कर सकते हैं या फिर विरोध कर सकते हैं किसी भी सरकारी कानून का। लेकिन अगर आपको केवल सरकारी कानून का विरोध करने के तौर पर सेडिटेशन का केस जड़ा जाता है तो गलत है। लेकिन अगर यही सेडिटेशन का केस शर्जिल इमाम जैसे लोग और कन्हैया कुमार जैसे लोग के ऊपर जड़ा जाता है तो यह कहीं से गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने देश की एकता और अखंडता को जो है वो ब्रिज करने का काम किया है। अगर हम लोग आएंगे और इसके ऊपर तो अगर इसका सही उपयोग नहीं होता है तो सरकार व्यक्ति के जो है वो स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता को जो है वो कहीं ना कहीं से दबा देती है। अगर कृषि कानून के ऊपर सरकार इस तरीके का कानून लगाती है जो किसानों को लगता है कि वो उनको जो है वो अगर आप देखें तो आर्थिक तौर पर क्षति पहुंचाता है, फिर भी अगर उसमें कुछ ऐसे नेता आते हैं जिनके ऊपर सेडिटेशन का केस जड़ा जाता है तो उनके व्यक्तिगत स्वतंत्रता को जो है वो दबाने का काम सरकार करती है। अगर ऐसा होता है तो अभी हम इस चीज की केवल आलोचना कर रहे हैं, तो सपोर्ट वाले चीज को नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि सपोर्ट जो है वो इसका भी होना चाहिए। और सपोर्ट ये हुआ था कि कन्हैया कुमार जैसे लोगों के ऊपर भी सेडिटेशन का केस जड़ा जाना चाहिए, शर्जिल इमाम जैसे लोग के ऊपर भी सेडिटेशन का केस जड़ा जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने देश की अखंडता को ब्रिज करने का काम किया था। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इस सेडिटेशन के केस का मतलब राजद्रोह के केस का राजनीतिक दुर्व्यवहार भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर इस तरीके के केस को जो है वो उजागर किया जाता है और कन्विक्शन रेट केवल 2% ऐसे ही लोगों के लिए किया जाता है जो अपने राजनीतिक रोटी सेका करते हैं। बट अगर इस कानून के ऊपर हम लोग आएंगे तो सबसे पहले इस कानून को ब्रिटेन ने ही लागू किया था। क्यों लागू किया था? क्योंकि भारत के जो लोग थे वो स्वतंत्रता के समय में अपनी आवाज को उठा रहे थे और इस कारण से ब्रिटेन ने इसको लागू किया, और ब्रिटेन ही वो देश था जो सबसे पहले इस कानून को अपने देश से हटाया। तो इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि क्यों ब्रिटेन ने इस कानून को हटाया और क्यों जो है वो हमें इसके ऊपर और ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। अगर हम इस कानून को नहीं हटाते हैं तो इसको और अच्छी तरीके से परिभाषित करने का क्यों जरूरत है। इसके बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट जो है राजद्रोह के मुद्दे के ऊपर आएंगे तो सबसे पहला महारानी बनाम बाल गंगाधर तिलक का 1987 में आया हुआ था। इसके बाद केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य का मामला स्वतंत्र भारत में सबसे पहला राजद्रोह का मामला था। ये भी आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 1962 में हुआ था। इसके बाद असीम त्रिवेदी बनाम महाराष्ट्र राज्य का केस 2012 में आया हुआ था।
ये सारे ऐसे केस थे जो कन्विक्शन रेट को जो है कहीं ना कहीं से डिफेम करने का काम किया हुआ था। इसके बाद अगर हम लोग इस चीज को और देखें तो सबसे ज्यादा जरूरत क्या है हमें, सबसे ज्यादा जरूरत है हमें कि राजद्रोह को सबसे पहले परिभाषित करने का जरूरत है। धारा 124 ए को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने का जरूरत है कि आखिर हम किस बेसिस पर किसी के ऊपर राजद्रोह का केस लगाते हैं। अगर ये धारा क्लियर नहीं होगा तो इसी तरीके से इस जो है वो धारा का गलत उपयोग होगा, और जिस चीज का उपयोग हम सही मायने में करना चाहते हैं उसका हम केवल गलत फायदा उठवा सकते हैं। अगर इसका उपयोग राष्ट्र के हित के लिए किया जाता है और उसके अखंडता और एकता को बचाने के लिए किया जाता है तब ये बहुत अच्छा है, परंतु अगर इसका उपयोग राजनीतिक रोटी को सेकने के लिए किया जाता है तो ये इस कानून के प्रासंगिकता के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल पैदा करता है, क्योंकि 2016 में 169 मामले जो है वो राजद्रोह के सामने आए थे और केवल 3 केसों के ऊपर जो है वो जो आरोप लगा हुआ था वो सही साबित हुआ। इसका मतलब ये होता है कि इस कानून का कहीं ना कहीं से गलत उपयोग किया जाता है। केवल हम लोग इसके लेफ्ट विंग के तौर पर अगर हम इस चीज को समझ रहे हैं तो इसके पॉजिटिव थिंग्स भी बहुत सारे हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि इस चैनल पर पढ़ने वाले सारे लोग सरकार की आलोचना करते हैं या इस कानून की आलोचना करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में दोनों चीज होने चाहिए कि आप किसी कानून का सपोर्ट कैसे करते हैं और उसका अपोज कैसे करते हैं। अगर हम लोग देखें तो वर्तमान समय में न्यायालय में राजद्रोह के केस की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, परंतु इसके सही होने का मतलब कन्विक्शन रेट जो है वो आज भी केवल 3% है। ये इस बात को क्लियर करता है कि इसके प्रासंगिकता पर क्वेश्चन उठना कहीं से गलत नहीं है और इस कानून को फिर से रिव्यू करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम लोग देखें तो यह कानून अपने आप में एक बहुत जटिल परिभाषा के तौर पर आता है और इसको परिभाषित करना बहुत ज्यादा कठिन है, क्योंकि किसी व्यक्ति के ऊपर राजद्रोह का केस अगर हम लगाते हैं अगर वो परिभाषित नहीं होता है फिर उसका क्या होता है, ये सारे चीजों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करने की जरूरत है, क्योंकि ये एक ऐसे तोप के तौर पर काम करता है जिसका उपयोग हम चूहा मारने के लिए नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति के ऊपर अगर राजद्रोह सैनिटेशन का केस जड़ा जाता है तो व्यक्ति अपने आप में जो है वो नीचा समझता है अपने आप को और वो सोचता है कि मैंने ऐसा क्या अपराध किया है कि मेरे ऊपर राजद्रोह का केस जड़ा गया हुआ है। तो इसका उपयोग हम सिंपली चूहा को मारने के लिए नहीं कर सकते हैं, इसका उपयोग ऐसे कामों के लिए करना चाहिए जो विधि के शासन के खिलाफ ऐसे आवाजों को रोक सके जो राष्ट्र की एकता और अखंडता के ऊपर सेंध लगाएगा। ये पूरा हमारा एक फ्रेमवर्क होना चाहिए इस तरीके के एसे को लिखने का, इस तरीके के एसे को जो है वो प्रेजेंट करने का। अगर आपको लगा कि ये पूरा एसे आपके लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसको हम लोगों ने केवल 300 वर्ड में लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर आपको ऐसा लगा कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एसे था प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे मोटिवेशन का बहुत बड़ा कारण होता है। ये आपका सेशन था इसमें हम लोगों ने देखा कि क्या वाक्य स्वतंत्रता राजद्रोह है, इसका आलोचनात्मक टिप्पणी हम लोगों ने किया इसके ऊपर, और ये इक्वली जो है वो इम्पोर्टेंट था IAS 2021 के एग्जामिनेशन के लिए एज वेल एज CAPF 2021 के एग्जामिनेशन के लिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।